1.5 घंटा। इन तस्वीरों को देखें। नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर तुर्की नाविकों ने जो देखा उसे नर्क का दृश्य बताया और रिकॉर्ड किया। रात का आसमान विशाल विस्फोटों से रोशन हो गया। हवाई रक्षा प्रणालियां घबराहट में हर दिशा में पागलों की तरह फायर कर रही थीं। और फिर सन्नाटा छा गया, जिसके बाद एक दूसरी आग का गोला उठा जो बहुत बड़ा था। क्या है जिसे किलोमीटरों दूर से देखा गया था। यह समझने के लिए कि उस रात क्या हुआ था, हमें पहले यह समझना होगा कि नोवोरोसिस्क का क्या महत्व था। नहीं, यह सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि एक प्रतीक था। क्रास्नोदार के दिल में काले सागर के तट पर स्थित नोवोरोसिस्क वह जगह थी जहां रूसियों को लगता था कि वे सुरक्षित हैं। यह वह जगह थी जहां मॉस्को की एलीट छुट्टियां मनाने आती थी। यह वह जगह थी जहां काले सागर की नौसेना ने शरण ली थी। जब कब्जे वाले क्रीमिया में सेवास्तोपोल का बचाव करना नामुमकिन हो गया, यूक्रेन पर एक के बाद एक हमलों ने सेवास्तोपोल के बंदरगाह को युद्धपोतों का कब्रिस्तान बना दिया। फिर बेड़ा नोवोरोसिस्क भाग गया। वे मान रहे थे कि अली, जो मोर्चे से दूर और दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों की सुरक्षा में हैं, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जानोटो पेट्रोलियो, जो टैंकों को फंड करता था, पेट्रोलियम, जो सैनिकों को वेतन देता था, चेस कारीज ओएल टर्मिनल, जिसे सरकारी एकाधिकार ट्रांसनेफ्ट संचालित करता था, इस ऑपरेशन का धड़कता हुआ दिल था। वहीं विशाल टैंकर जहाज दिन रात आते जाते थे, अपने गोदामों को रूसी काले सोने से भरते थे। वहां से निकलने वाला हर बैरल युद्ध के लिए एक सिक्का था, और इस सब की रक्षा कर रहा था रूसी वायु रक्षा का गर्व। 12 लॉन्चर S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के, जिन्हें कुबान के 1537वां एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट संचालित करता था। फिर आई 13 नवंबर की रात। पुतिन ने अभी अभी कीव पर एक क्रूर हमला शुरू किया था। मिसाइलें नागरिक इमारतों पर गिर रही थीं। वह आतंक जो उसने बार बार यूक्रेनी शहरों पर ढाया था, यह सोचकर कि इसका जवाब कभी रूसी जमीन पर नहीं आएगा, आम नागरिकों पर। लेकिन वह गलत था, क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय में जवाब आ गया। लेकिन जिस तरह से ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं, उस तरह से नहीं। सबसे पहले यूक्रेनी FP-1 ड्रोन आए। सस्ते, बड़े पैमाने पर बनाए गए वे रूसी रडार पर दिखने लगे। S-400 के ऑपरेटरों ने ठीक वही देखा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हवाई लक्ष्यों की बाढ़ उनकी ओर बढ़ रही थी। फिर उन्होंने वही किया जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने अपने सर्च रडार चालू किए, अपने एंगेजमेंट रडार चालू किए। उन्होंने लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइलों को कुछ हजार डॉलर के लक्ष्यों पर दागना शुरू कर दिया। हर ड्रोन को मार गिराना एक जीत थी। आसमान में हर धमाका इस बात की पुष्टि थी कि सिस्टम काम कर रहा है। रूसी ऑपरेटरों को पता नहीं था, लेकिन वे शिकार बनाए जा रहे थे। वे ड्रोन हमला नहीं थे, वे तो सिर्फ चारा थे। जब S-400 की सभी इलेक्ट्रॉनिक निगाहें ड्रोन पर टिकी थीं, जब लॉन्चर अपने महंगे मिसाइलों को एक बार इस्तेमाल होने वाले लक्ष्यों पर दाग रहे थे, जब हर ऑपरेटर का ध्यान पूरी तरह से व्यस्त था, झुंड की निगरानी करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय कुछ और आ रहा था। नीचे चुपचाप घातक। वह नेपच्यून था, एक लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल जो 1000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को मार सकता है। यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकता है और बेहद फुर्तीला है
और साथ ही पूरी तरह से अदृश्य भी है उस रक्षा प्रणाली के लिए जो गलत जगह देख रही थी। अच्छा पड़ोसी, प्यारे इंसान, वहां। मैं उड़ने और गिराने जा रहा हूँ। देखो मुझे एक गांठ अभी गिराने जा रहा हूँ। गिराने जा रहा हूँ, देखो मुझे एक गांठ। मुझे एक हरामी जब भी मैं देखता हूँ। ऐसा ब्लॉक, मुझे एक गांठ दो उड़ने के लिए सार्जेंट। राष्ट्रपति जेलेंस्की बाद में गर्व के साथ पुष्टि करेंगे कि यह पूरी तरह से यूक्रेन में निर्मित लॉन्ग नेपच्यून की पहली ऑपरेशनल तैनाती थी। एक मिसाइल जो रूस के 1000 किलोमीटर अंदर तक के लक्ष्यों को कीव की पहुंच में ले आती है। एक मिसाइल जिसने रणनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन रुको, क्योंकि यहाँ वो हिस्सा है जिसे बहुत से लोगों ने समझा ही नहीं। द नेपट्यून्स लॉन्चर्स के पीछे नहीं गए, वो एक बड़ी गलती होती, गोला बारूद की बर्बादी होती। भाई वो दिमाग के पीछे गए। रडार 92N6, जिसे नाटो के सैन्य लोग ग्रेवस्टोन कहते हैं, यही S-400 की आंख है। यही टारगेट्स को चिन्हित करता है, यही मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचाता है। इसके बिना लॉन्चर अंधे हैं। दूसरा टारगेट था रडार 96N6, जिसे चीज बोर्ड गिराई के नाम से जाना जाता है। यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, पता लगाने की पहली पंक्ति। 11 नवंबर की सैटेलाइट तस्वीरों में दोनों रडार सही सलामत दिखते हैं। 15 नवंबर की तस्वीरों में धुएं से उठते मलबे नजर आते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के स्रोतों के विश्लेषण ने सीधे तौर पर 4 S-400 लॉन्चरों के नष्ट होने की पुष्टि की है। सबसे अहम बात है कि सिस्टम अब काम के लायक नहीं रहा। बाकी बचे 8 लॉन्चर भले ही शारीरिक रूप से सही सलामत थे, अब सिर्फ महंगी और बेकार धातु बन गए थे, अंधे बहरे मृत। और फिर जब ढाल गिर गई तो दूसरी लहर आई। तुर्की नाविकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो दिखाते हैं कि आगे क्या हुआ। अब जब आसमान असुरक्षित था, यूक्रेनी ड्रोन की लहरें नोवोरोसिस्क के आर्थिक केंद्र पर टूट पड़ी। चेस्कार्स टर्मिनल को सटीकता से निशाना बनाया गया है। कोई बेतरतीब बमबारी नहीं, बल्कि खास निशाने। लोडिंग प्लेटफॉर्म जहां टैंकर जहाज लगते हैं, वे पंपिंग यूनिट्स जो पाइपलाइनों के जरिए तेल को आगे बढ़ाती हैं। वो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब कुछ जोड़ता है। हर अहम हिस्से को योजनाबद्ध तरीके से तबाह किया गया। हमले के कुछ घंटों बाद ही ट्रांसनेफ्ट को बयान जारी करना पड़ा, जो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल था। नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर सभी संचालन निलंबित कर दिए गए हैं। आप नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। हम रूस के समुद्री तेल निर्यात के 20% की बात कर रहे हैं। वे रातों रात बंद हो गई थीं, लेकिन हमला सिर्फ बंदरगाह तक ही सीमित नहीं रहा। एक और विस्फोट हुआ, जिसे कई वीडियो में कैद किया गया। यह और भी बड़ा और अधिक हिंसक था। एक आग का गोला जो बढ़ता गया और बढ़ता गया, जिसके बाद कई सेकेंडरी धमाके हुए जो कई मिनटों तक चलते रहे। खुफिया सूत्रों ने लक्ष्य की पुष्टि की। मिलिट्री यूनिट 50,522, एक विशाल गोला बारूद डिपो जिसमें संभवतः कैलिबर क्रूज मिसाइलें रखी गई थीं, वही प्रकार की जो रूस यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो मायने रखता है। यह डिपो किसी दूर दराज सैन्य इलाके में नहीं था। यह रिहायशी इलाकों के बीचों बीच था, स्कूलों से घिरा हुआ था, अपार्टमेंट इमारतों से घिरा हुआ था। जब यह फटा तो संदेश हर रूसी जो देख रहा था उसके लिए साफ था। तुम्हारी सरकार तुम्हारी रक्षा नहीं कर रही है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर रही है, तुम्हारी। क्रास्नोदार के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रातिएव को नोवोरोसिस्क में आपातकाल घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक देश में जहां आधिकारिक कहानी को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, जहां कमजोरी स्वीकार करना वर्जित है,
यह घोषणा लगभग एक जबरन कबूलनामा थी। स्थानीय सेवाओं ने नियंत्रण खो दिया और स्थिति अराजक हो गई। आधिकारिक आंकड़ों ने प्रभाव कम दिखाया। 4 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, 2 निजी घर, 1 नागरिक घायल हुआ, एक जहाज के 3 चालक दल के सदस्य मलबे की चपेट में आए। लेकिन आंकड़े उस घबराहट को नहीं दिखाते, वे उस पल को नहीं दिखाते जब सब कुछ बदल गया। बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 2% से 3% तक उछल गई जैसे ही यह खबर फैली। तेल खत्म नहीं हो रहा था, बल्कि बाजार ने एक बुनियादी बात समझ ली थी। रूसी बुनियादी ढांचा कमजोर है। अगर नोवोरोसिस्क और रूस का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी असुरक्षित हैं, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं। और एक और अप्रत्यक्ष शिकार था। चेस्कारिस टर्मिनल के ठीक बगल में कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम का टर्मिनल है, जो कजाकिस्तान का तेल रूस के जरिए ले जाता है। वह भी प्रभावित हुआ, उसे भी बंद कर दिया गया था। कजाकिस्तान, जो मॉस्को का करीबी सहयोगी है, अब अपनी ही अर्थव्यवस्था को रूस की अपनी बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में असमर्थता के चलते बंधक के रूप में देख रहा था। अब यहाँ वह बात है जो ज्यादातर विश्लेषण आपको नहीं बता रहे हैं। नोवोरोसिस्क पर हमले के असली प्रभाव को समझने के लिए हमें उन चीजों को देखना होगा जो महीनों पहले परछाइयों में हो रही थी। एक ऐसी चीज जिसने इस हमले को एक सामरिक जीत से एक विनाशकारी रणनीतिक झटके में बदल दिया। यूक्रेन ने सिर्फ नोवोरोसिस्क पर हमला नहीं किया, उसने पूरे सिस्टम पर हमला किया। पूरे 2025 साल के दौरान यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी रिफाइनरियों के खिलाफ एक व्यवस्थित और बेरहम अभियान चलाया था। ना तो तेल के प्लेटफॉर्म, ना ही खनन क्षेत्र, बल्कि रिफाइनरियां, वे जगहें जहां कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है, उन उत्पादों में जिन्हें लोग सच में इस्तेमाल करते हैं। एक के बाद एक रिफाइनरी पर हमला हुआ। लुकोइल, रोसनेफ्ट, गज़प्रोम, नेफ्ट, वे सुविधाएं जो रूसी घरेलू बाजार को चलाती थीं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। और फिर कुछ असाधारण होने लगा, कुछ ऐसा जिसे क्रेमलिन का कोई भी प्रचार नहीं छुपा सकता था। रूस, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ईंधन की कमी का सामना करने लगा। पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। कीव में नहीं, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस के दिल में। क्रास्नोदार में किसान, जो रूस का अनाज भंडार है, फसल कटाई के महत्वपूर्ण समय में अपने ट्रैक्टरों के लिए डीजल नहीं ढूंढ पा रहे थे। क्रेमलिन ने हताश होकर पेट्रोल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यह एक अनोखा कदम था। उन्होंने आंतरिक नुकसान को रोकने के लिए अरबों की निर्यात आय छोड़ दी, लेकिन यह काम नहीं आया। यहीं पर कहानी अविश्वसनीय सी लगने लगती है। रूस, जो तेल में डूबा हुआ है, ने अपने छोटे से सहयोगी बेलारूस से ईंधन आयात करना शुरू कर दिया। सिर्फ सितंबर में 49,000 टन पेट्रोल और 33,000 टन डीजल आयात किया गया। एक सेकंड के लिए रुकिए और इस बारे में सोचिए। रूस हर महीने 3 मिलियन टन से ज्यादा पेट्रोल का उपभोग करता है। बेलारूस से आयात देश की मासिक जरूरत का सिर्फ 1.6% पूरा करता था। एक बड़े घाव को ढकने के लिए एक बैंडेड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 25 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जो फिल्म जैसी कहानी लगता है। बेलारूस से यह जरूरी पेट्रोल ले जा रही एक ट्रेन, जो मॉस्को की कमी को दूर करने के लिए बेताब थी, मिन्स्क से स्मोलेंस्क और मॉस्को तक जाने वाली रेलवे लाइन पर यात्रा कर रही थी, जो दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक कॉरिडोर है। ट्रेन एक साधारण रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक से टकरा गई। 18 टैंकर डिब्बे पटरी से उतर गए और उनमें विस्फोट हो गया। आग का गोला कई किलोमीटर दूर से देखा गया। लाखों लीटर पेट्रोल काले धुएं में बदल गया। अब आप समझ गए कि नोवोरोसिस्क में हुआ
यह हमला इतना विनाशकारी क्यों था? यह सिर्फ एक कोड है। यह सिर्फ एक बंदरगाह को बंद करना नहीं था, यह आखिरी बचाव के रास्ते को बंद करना था। नोवोरोसियस्क पर हमला अकेले में नहीं हुआ, यह ठीक उसी समय हुआ जब यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने एक अलग समन्वित हमला शुरू किया, एक कानूनी हमला। अक्टूबर और नवंबर 2025 में यूरोपीय संघ ने अपना 19वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। रूस हमलों को बढ़ा रहा है, वह नागरिकों पर हमले बढ़ा रहा है, नागरिक सुविधाओं पर हमले बढ़ा रहा है, और इसका मतलब है कि हमें एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए संघर्ष का समर्थन जारी रखना होगा। आज सुबह ही हमने 19वां प्रतिबंध पैकेज मंजूर कर दिया है। रूस के बेड़े, बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित करते हुए रूसी फैंटम फ्लीट के 117 जहाज़ों को पूरी तरह से यूरोपीय बंदरगाहों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बीमा सेवाओं से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इससे भी आगे बढ़ते हुए रूस की 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये ज़बरदस्त प्रतिबंध हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये 2 बड़ी कंपनियों के खिलाफ हैं। हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा समय तक जारी नहीं रहेंगे। हमें आशा है कि युद्ध सुलझेगा। कनाडा ने 100 जहाज़ों पर रोक लगाई है। जापान ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा दोहराई है। जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहाँ तक कि अमेरिकी प्रतिबंधों के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले ही बड़े खरीदार पीछे हटने लगे। उन्होंने रूसी तेल की खरीद को निलंबित करना शुरू कर दिया। एक और नतीजा है जो और भी गंभीर और ज्यादा व्यक्तिगत है। पुतिन का रूसी जनता के साथ सामाजिक अनुबंध एक सीधा साधा समझौता था। राजनीति मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें व्यवस्था, स्थिरता और एक अनुमानित जीवन स्तर दूंगा। यह अनुबंध 20 साल चला। लोग सिर झुकाए रहते थे, सवाल नहीं पूछते थे और बदले में उन्हें खाने के लिए खाना, कार में ईंधन और सामान्यता की भावना मिलती थी। लेकिन ईंधन संकट ने इस अनुबंध को तोड़ना शुरू कर दिया। सारी स्थिरता लंबी कतारों में गायब हो गई। व्यवस्था गुस्से में ड्राइवरों के ईंधन के लिए लड़ने से बर्बाद हो गई। वह अनुमानित जीवन स्तर गायब हो गया। और फिर आया नोवोरोसियस्क, वह अछूती शहर, अभिजात वर्ग का शरण स्थल, जो रातों रात युद्ध क्षेत्र में बदल गया। राज्यपाल को आपातकाल घोषित करना पड़ा। आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाकों ने उस आसमान को रोशन कर दिया जहां परिवार सो रहे थे। संदेश इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। युद्ध घर तक आ गया है और क्रेमलिन जानता है कि इसका क्या मतलब है। रूसी क्षेत्र में हर गहरे हमले से रूस को अपनी महत्वपूर्ण इकाइयों को मोर्चे से हटाकर रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए मजबूर होना पड़ता है। पीछे की ओर रिफाइनरियां, गोला बारूद के भंडार, वायुसेना के ठिकाने, हजारों किलोमीटर में फैले सैकड़ों लक्ष्य। अब रुककर सोचिए, अगर नोवोरोसियस्क रूस का सबसे सुरक्षित बंदरगाह, दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों की छाया में सैनिकों से घिरा हुआ, जिसे अजेय माना जाता है, अगर वह जगह एक ही रात में राख में बदल सकती है तो फिर क्या सुरक्षित है? सच्चाई यह है कि अब कोई सुरक्षित पिछला मोर्चा नहीं बचा है। युद्ध ठीक है, वह घर लौट आई है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन की यह रणनीति रूस को पीछे हटने के लिए पर्याप्त प्रभाव डालेगी? कमेंट्स में जवाब दें। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर वीडियो से आपको समझ आया है कि क्या हो रहा है तो इसे उस व्यक्ति से शेयर करें जिसे देखना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली विश्लेषण न चूकें। अगली बार मिलते हैं।